हेलो ऑल, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सिंपली सेल और टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है और टाइप ऑफ टिश्यूज में हमने एपिथेलियम टिश्यू डिस्कस किया है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जब हमने टाइप ऑफ टिश्यू किया था तो उसमें हमने किया था टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जो इन सब में से सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में मिलता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू, एज द नेम इंडिकेट, कनेक्टिव टिश्यू मीन्स टू कनेक्ट और बाइंड। तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में, उन सबको कनेक्ट करता है। जैसे कि स्किन के साथ स्किन के अंडर जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बोन्स मसल्स के साथ कनेक्ट होती हैं, और इस तरह से सारी चीजें जितने भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती हैं, कनेक्ट होती हैं। तो उनको कौन कनेक्ट करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? टू कनेक्ट और बाइंड, एज द नेम इंडिकेट। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो अलग अलग ऑर्गन्स हमारी बॉडी में, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कंबाइन करना, उनको कनेक्ट करना। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए सब जगह पे ऑल ओवर द बॉडी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसलिए कनेक्टिव टिश्यू, सभी टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा होता है। इसका क्या काम है कनेक्टिव टिश्यू का? कनेक्ट करना और बाइंड करना। दूसरा ही क्या काम करता है? सपोर्ट का भी काम करता है। ठीक है, ये हमें जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा, जो 4 टाइप ऑफ टिश्यूज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कनेक्टिव टिश्यू है। The connective tissue cells are most widely separate from each other than the epithelium tissue, and the intracellular substance matrix is present in considerably large amount. जब हमने लास्ट लेक्चर में किया है एपिथेलियम टिश्यू, तो उसमें हमने देखा है जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो उनका इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। तो इसी वजह से जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, वो भी क्या होता है? बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो स्पेस है इन सेल्स के बीच में ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल या ना के बराबर होता है। बट अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, वो भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, एज कंपेयर, ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू एपिथेलियम टिश्यू। देयर आर यूजुअली फाइबर्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, विच मे बी ए सेमी सॉलिड जेली लाइक कंसिस्टेंसी और डेंस और रिजिड। या तो वो जेली लाइक कंसिस्टेंसी, सेमी सॉलिड भी प्रेजेंट हो सकता है जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, और डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। ये डिपेंड करेगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बॉडी के किस पार्ट में है और उसका क्या फंक्शन है। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसमें जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है। तो हम सेल की बात करें तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट टाइप ऑफ सेल्स हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और मास सेल्स, ये दिस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की बात करें तो उसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ये कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस जो कि फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू को। उसमें पॉलीसेकेराइड्स हैं जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, क्लीनली वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, सेमी सॉलिड सी कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है? पॉलीसेकेराइड्स। ये पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोसामिन ग्लाइकन्स ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी के लिए। वो उसकी जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करते हैं और वाटर की जो कंसिस्टेंसी है उनको इंक्रीज करते हैं। अगर हम इनमें बात करें सेल्स में, तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं और जो फैट सेल्स हैं ये क्या है? फिक्स हैं, दोनों एक जगह पे फिक्स रहते हैं। इसके अलावा ये जो है ये क्या है?
मूवेबल है, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, जहां पर भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। जो ये ग्राउंड सब्सटेंस है जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है, वाटर, इन सबको कौन प्रोड्यूस करता है, फाइब्रोब्लास्ट। और ये फाइबर जैसे कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर है, इनको प्रोड्यूस करते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फैट सेल का काम है एनर्जी को स्टोर करना और बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करना। फैट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इंसुलेटरी सिस्टम का काम करता है। जैसे कि सर्दियों में हमें सर्दी ना लगे तो ये किसका काम है, फैट सेल का काम है। ठीक है, इसलिए जो मोटे, जो बहुत फैटी पर्सन होते हैं उनको विंटर में कम ठंड लगती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें फैट सेल ज्यादा होते हैं। दूसरे, फैट सेल में फैट डिपॉजिट होता है तो इस वजह से वो क्या करते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन भी करते हैं। फैट बर्न होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। जो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है वो ग्लाइकोजन है। जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो फिर से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मैक्रोफेजेज जो सेल हैं ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी की ही टाइप है, ये भी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं तो ये भी डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। मास सेल में हिपेरिन और हिस्टामिन टू टाइप ऑफ केमिकल होते हैं। जो हिपेरिन है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब कि हमारे ब्लड को जमने नहीं देता, कोगुलेट नहीं होने देता। तो ये क्या काम करता है, मास सेल में प्रेजेंट होता है हिपेरिन और दूसरा इसमें हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन एलर्जिक कंपाउंड होता है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इस तरह की पैथेटिक कंडीशन शुरू हो रही है तो ये क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं जो कि एलर्जी कॉज करता है। साथ में ये क्या करते हैं, मास सेल मास सेल में हिपेरिन और हिस्टामिन है तो जब भी कोई इस तरह की कंडीशन है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम चलने वाली है या चल रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुके हैं। तो मास सेल भी क्या करते हैं, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम कोलेजन फाइबर की बात करें तो कोलेजन फाइबर थिक होते हैं, फाइबर्स हैं तो फाइबर क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, कंपैरेटिवली टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम तीनों की बात करें, कोलेजन फाइबर इन सब में ज्यादा क्या होते हैं, ये बंडल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से बंडल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या होंगे, थिक बंडल्स प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर में। इलास्टिक फाइबर एज द नेम इंडिकेट, ये ज्यादा इलास्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू कोलेजन और इसमें जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं, थिन फाइबर की तरह होते हैं। ये भी इस तरह से वेवी हो सकते हैं। जो रेटिकुलिन फाइबर्स हैं, रेटिकुलिन फाइबर्स मेनली ये रेटिकुलिन टिश्यू से बने होते हैं, रेटिकुलर टिश्यू से, और ये वहीं पर होते हैं जहां पर फॉरेन पार्टिकल का इन्फेक्शन ज्यादा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि हमारे लिवर है, स्प्लीन है, इस तरह से वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में और ब्लड की प्योरिफिकेशन या फ्लूइड की प्योरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, इस तरह से कर्व्ड नहीं होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और सिंगल होते हैं रेटिकुलिन फाइबर। अगर हम बात करें ग्राउंड सब्सटेंस की तो उसमें पॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ये क्या करते हैं, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं सेल्स में। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ढंग से। मेजर फंक्शन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या करता है, ये डिफरेंट जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको बाइंड करता है कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि बोन क्या है, वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही है, वो हमें हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे बोनी स्कल के अंदर ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है, रिब केज के अंदर हमारा हार्ट या लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम प्रोटेक्शन भी है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें ब्लड की को हम डिस्कस करते हैं, लिम्फ को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जैसे ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसफर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, और न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इंसुलेशन में जैसे एडिपोज टिश्यू है या फैट सेल की बात करें तो ये क्या करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यूज। अब देखिए सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अभी जो हमने डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू एक्सक्लूडिंग ब्लड, अगर ब्लड को छोड़ दें, इज फाउंड इन ऑल ऑर्गन्स, ये सभी ऑर्गन्स में होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग द स्पेशलाइज्ड टिश्यू,
ये क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पेशल टिश्यूज को सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि जो बोन्स हैं, जो स्कल है हमारी, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, मास्ट सेल, फैट सेल्स। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, हम जो सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फाइब्रोब्लास्ट आर लार्ज फ्लैट सेल्स होते हैं विद इरेगुलर प्रोजेक्शन। फाइब्रोब्लास्ट कुछ इस तरह से होते हैं, इरेगुलर प्रोजेक्शन होती है, इसमें लार्ज होते हैं ये कंपैरेटिवली दूसरे सेल से। दे प्रोवाइड कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। इसमें कोलेजन और ये क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड ए मैट्रिक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, और ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो मैट्रिक्स है, उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट आर पर्टिकुलरली एक्टिव इन टिश्यू रिपेयर। वुंड हीलिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं। जहां पर वुंड हीलिंग होती है, वहां पर फाइब्रोब्लास्ट सेल ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, और वो किसी भी, जैसे कोई चोट लग जाए या वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है वहां पे। कई बार जैसे स्किन ब्रेक हो जाती है, तो उसको कंबाइन, उसको भी ये क्या करते हैं, ज्वाइन करवाने का काम करते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फैट सेल्स ऑल्सो नोन एज द एडिपोसाइट। जो फैट सेल्स होते हैं उनको हम एडिपोसाइट भी कहते हैं। दीज सेल्स अकर सिंगली और इन ग्रुप्स इन मेनी टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये सिंगली भी प्रेजेंट होते हैं और ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड अबंडेंट इन द एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज होते हैं, उनमें फैट सेल्स सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट। दे वेरी इन साइज एंड शेप अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द फैट दे कंटेन। जो इनका साइज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इस साइज के भी हो सकते हैं और ऐसे ऐसे बिग भी हो सकते हैं। जिस भी जो भी इनकी पोजीशन होगी, जहां पर भी ये प्रेजेंट होंगे, वहां पर जितना फैट ये स्टोर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि इनका साइज क्या है। साइज अकॉर्डिंग टू द फैट डिपोजिशन ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम है बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है तो उसको इनगल्फ करना, उसको किल करना, और जो ब्लड है या लिम्फ है उसको क्लियर करना। दीज आर इरेगुलर शेप्ड सेल होते हैं। मैक्रोफेजेस इरेगुलर शेप्ड होते हैं विद ग्रेनुल इन द साइटोप्लाज्म। के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सेल है, ये रेगुलर शेप्ड है, इनके सेल में क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सम आर फिक्स अटैच टू द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, अदर आर द मोटाइल। तो ये फिक्स भी हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कनेक्टिव टिश्यूज के साथ, या फिर ये मूवेबल भी हो सकते हैं। जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट है वहां पर ये ब्लड के साथ मूव भी कर सकते हैं। देयर आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। दे ये क्या करते हैं, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इनका मेजर रोल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर एक्टिवली फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। इनगल्फिंग, इनगल्फिंग का मतलब होता है इनहेल करना। एंड डाइजेशन सेल डेब्रिज, जो सेल डेब्रिज होते हैं, जो सेल के एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं या जो यूजफुल नहीं है, सेल डेब्रिज, उनको ये क्या कर सकते हैं, इनगल्फ कर सकते हैं और डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन बॉडीज को भी ये क्या कर सकते हैं, इनगल्फ और डाइजेस्ट कर सकते हैं। दे आर एक्टिवली फेगोसाइटिक, इनगल्फिंग एंड डाइजेशन सेल डेब्रिज, बैक्टीरिया एंड other foreign bodies. Their activities are typical of those of the macrophages monocyte defense system. ये macrophages monocyte defense system one type of system है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस आदि को किल करने के लिए एक्टिवेट होता है। मोनोसाइट क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ WBC ही होते हैं मोनोसाइट। तो मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स के साथ मिलके बॉडी के डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। जैसे मोनोसाइट, फॉर एग्जांपल मोनोसाइट इन द ब्लड, या हम कूफर सेल की भी बात करें तो कूफर सेल में भी मैक्रोफेजेस मोनोसाइट डिफेंस सिस्टम आता है। कूफर सेल ऑफ द लिवर की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होता है, WBC की टाइप होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल नंबर ऑफ द हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू, बट न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट टू द सिग्निफिकेंट नंबर ड्यूरिंग द इन्फेक्शन व्हेन दे प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द टिश्यू डिफेंस। ल्यूकोसाइट अगर हम बात करें, अगर नॉर्मल हेल्थ कंडीशन है तो वहां पर ल्यूकोसाइट की कंसेंट्रेशन कम होती है, नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट कम होते हैं। लेकिन
जहां अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल क्या होता है, नंबर टाइप ऑफ WBC है, टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट है न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, लॉब्ड न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल्स में। जहां पर भी इंफेक्शन होता है वहां सबसे ज्यादा और जो सबसे जल्दी सेल्स माइग्रेट करते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो अगर कोई इन्फेक्शन की कंडीशन या जिस पार्ट में इन्फेक्शन है वहां पर न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा और उतने ही जल्दी माइग्रेट कर जाते हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। कहां पर, इन्फेक्शन साइट पर। नेक्स्ट प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स दे डेवलप फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट, ये बीटा बी लिम्फोसाइट से डेवलप होते हैं और टाइप ऑफ WBC होते हैं प्लाज्मा सेल्स। इनका काम है एंटीबॉडी सिंथेसाइज करना और डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करना। दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट स्पेसिफिक डिफेंसिव एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड एंड द टिश्यू। नेक्स्ट है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होते हैं, इरेगुलर सेल्स होते हैं। दे आर these cells are similar to the basophil leukocyte। जो बेसोफिल ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट अभी हमने पढ़ा था, तो बेसोफिल क्या है, टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट है, टाइप ऑफ WBC है, तो बेसोफिल की तरह ही होते हैं मास्ट सेल। They are found in the loose connective tissue and under the fibrous capsule of the some organ, for example liver and the spleen। वहां पर मास्ट सेल ज्यादा होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ प्रेजेंट होते हैं। They produce the granules containing heparin and histamine and other substances। मास्ट सेल के अंदर क्या होता है, हिपेरिन और हिस्टामिन। जो मास्ट सेल होते हैं उसमें होता है हिपेरिन और हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, हिस्टामिन प्रेजेंट होता है मास्ट सेल के अंदर, हिपेरिन और हिस्टामिन। हिपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हिपेरिन, ठीक है। एंड अदर सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलीज्ड व्हेन द सेल आर डैमेज्ड बाय द डिजीज और इंजरी। ये कब रिलीज होते हैं, हिपेरिन और हिस्टामिन, जब सेल इंजरी हो रखी हो तो वहां पर क्या रिलीज होगा, हिपेरिन, ठीक है। और हिस्टामिन जब एलर्जिक कंडीशन, जब कोई पैथेटिक कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए तो हिस्टामिन के थ्रू बॉडी को मैसेज मिल जाता है कि हाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुका है, तो ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोवाइड करता है हिस्टामिन। Histamine is involved in local and general inflammatory reaction. It stimulates the secretion of gastric acid and associated with the development of allergic and hypersensitivity state also। तो ये एलर्जिक रिएक्शन के साथ साथ क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को भी बढ़ाता है, जो HCl है, जो पेराइटल सेल्स क्रिएट करते हैं स्टमक में, और उससे क्या होता है, जो भी हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट है या एलर्जिक कंडीशन बढ़ जाती है हिस्टामिन की वजह से। Histamine is involved in local and general inflammatory reactions। ये जो हिस्टामिन है लोकल और जनरल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जीज एंड hypersensitivity state। Heparin prevent the coagulation of blood which may aid the passage of protective substances from the blood to the affected tissues। जब हेपेरिन क्या करता है, ब्लड की कोगुलेशन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की, फॉर एग्जांपल फेगोसाइट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर फेगोसाइट इजीली फ्लो कर सकते हैं ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो। तो उस एरियाज में जो ब्लड का फ्लो है ये उसको क्या करते हैं, प्रॉपर मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट काइंड है, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू है, dense connective tissue and blood, lymph, next lymph, lymphoid tissue, cartilage, and the last one is the bone। Hello। This is the most generalized type of the connective tissue।
The matrix is the semi-solid with the many fibroblasts and the some fat cell, mast cell and the macrophages. Widely separated by the elastic and the collagen fibers, provide elasticity and the tensile strength, and it connects and support the other tissue. तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज भी बोल सकते हैं, एज नेम इंडिकेट। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो इसकी फॉर्मेशन होती है, उसमें जो टिश्यूज की जो फॉर्मेशन है वो कैसी होती है, लूज होती है। इसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के साथ साथ फाइबर्स भी प्रेजेंट है, बट वो